नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं कुणाल सांडिलिया स्वागत करता हूं आपका बंधु गौर एडुटेज एकेडमी में। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे भौतिकी का अध्याय गति एवं समय। मुझे उम्मीद है, और मैं बार बार ये चीज़ बोलता हूं, अब पता नहीं ये उम्मीद पे आप कितना कायम रह रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर रिवाइज करके आए होंगे जो भी हमने पिछले कक्षाओं में पढ़ा था, पिछले क्लास में जो भी हमने पढ़ा, जो भी सवाल मैंने आपको बताया उससे आपने घर में वापस से पुनः बनाया होगा। और अगर आपने ऐसा किया तो आज का क्लास जो है वो आपको फिर अच्छे से समझ में आएगा। और ये ज़रूरी है कि अगर आप ऐसा करते रहें, आज वापस से कुछ सवाल बनाएंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं गति एवं समय, जहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले गति के बारे में जाना, गति क्या होता है, समय के बारे में जाना, समय क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले करते हैं सवाल, है ना। किससे शुरू करते हैं? सवाल से शुरू करते हैं, ठीक है। और बच्चों, हमने पढ़ रहा था त्वरण। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? त्वरण। अब आप बोलेंगे त्वरण, याद आया त्वरण क्या है? तो त्वरण क्या कहती है? त्वरण हमें बताती है कि एक वस्तु इकाई समय में इसके गति में परिवर्तन के दर को, इकाई समय में किसी वस्तु के वेग या फिर गति में परिवर्तन के दर को ही क्या कहते हैं? त्वरण। अब इसको अगर मैं सीधे सीधे भाषा में बताऊं आपको, आप बोलेंगे सर साफ साफ बताइए, समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि एक वस्तु है, त्वरण को हम लोग ए से दर्शाते हैं। तो अगर वस्तु है जिसका त्वरण है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वस्तु का त्वरण कितना है? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि अगर ये वस्तु चलना शुरू की है, 0 सेकंड पे चलना शुरू की है, तो 1 सेकंड के बाद इसका स्पीड 4 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड के बाद इसका स्पीड 8 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड के बाद इसका स्पीड 12 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। मतलब हर सेकंड इसका स्पीड कितना बढ़ रहा है? तो आप बोलेंगे सर पहले सेकंड में 0 रुका हुआ था, फिर 4 मीटर पर सेकंड, फिर 1 सेकंड के बाद 8 मीटर पर सेकंड, फिर 1 सेकंड के बाद 12 मीटर पर सेकंड। मतलब हर सेकंड गति में कितना परिवर्तन हो रहा है? तो हर सेकंड गति में परिवर्तन हो रहा है 4 मीटर पर सेकंड। मतलब हर सेकंड गति जो है वो 4 मीटर पर सेकंड के दर से बढ़ रहा है। हर सेकंड गति जो है वो 4 मीटर पर सेकंड के दर से बढ़ रहा है। तो गति या फिर वेग में जो परिवर्तन हो रहा है, इसी परिवर्तन के दर को हम लोग बोलते हैं त्वरण। और त्वरण निकालने का सूत्र क्या था? ए बराबर v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बटा टी, जहां पे v क्या है? अंतिम वेग, कि जब हम देखने लगे तब वेग कितना था। u क्या है? प्रारंभिक वेग, जब वस्तु चलना शुरू की, जब हमने उसे देखना शुरू किया तब उसका वेग कितना था, प्रारंभिक वेग। और t यानी कि समय, इस वेग को परिवर्तित होने में कितना समय लगा, इसे ही हम कहते हैं समय। तो यही है a बराबर v माइनस यू बाई टी, जहां पे v क्या है? अंतिम वेग, v प्रारंभिक वेग, u क्या है? अंतिम वेग, और t क्या है? समय। तो चलिए, हमने एक सवाल बनाया था, एक और सवाल बनाते हैं। कोई मोटर कार अपने वेग को 40 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 किलोमीटर प्रति घंटा 5 सेकंड में बढ़ा देता है। कितने सेकंड में बढ़ा देता है? 5 सेकंड में बढ़ा देता है। तो इस मोटर कार का त्वरण क्या होगा? अब आप बोलेंगे सर त्वरण, अच्छा हाँ, त्वरण यानी कि ए, त्वरण यानी कि ए क्या होगा? अच्छा, सवाल में क्या क्या दिया हुआ है? कोई मोटर कार अपने वेग को 40 किलोमीटर प्रति घंटा से कितना ले जा रहा है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब अगर प्रारंभिक वेग 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अंतिम वेग यानी कि v कितना होगा? तो अंतिम वेग v है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत बढ़िया। इसमें समय कितना लग गया? तो आप बोलेंगे सर 5 सेकंड लग गया। कितना समय लगा? 5 सेकंड लगा। तो त्वरण निकालना है। अब बताइए, क्या हम सीधे लगा दें a बराबर v माइनस यू बाई टी? आप बोलेंगे हाँ सर यही तो फॉर्मूला है, लगाइए, यही तो सूत्र है। a यानी कि त्वरण बराबर v माइनस यू बाई टी, v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, t समय। लेकिन ठहरिए, रुकिए, देखिए u में 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब समय कहाँ किस में है? घंटा। और यहाँ समय किस में दिया हुआ है? सेकंड। किस में दिया हुआ है? सेकंड। तो बनाने का सबसे पहला नियम यह है कि
मात्रक सेम होना चाहिए, मात्रक एक समान होना चाहिए, यूनिट सेम होना चाहिए। एक जगह समय घंटा में लिया जा रहा है और एक जगह समय सेकंड में लिया रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। या तो दोनों को सेकंड में बदल लीजिए या फिर दोनों को घंटा में बदल लीजिए। तो अब आप बताइए 40 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलेंगे? तो हमें पता है किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 1000 से गुना करते हैं और नीचे 60 से 2 बार भाग दे देते हैं। 60 गुने 60 कट गया, ठीक है। तो कट के कितना आया? 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2 तिया 6 और 2 20 40, तो 20 पंचे 100/9 मीटर प्रति सेकंड, या फिर 100/9 हिंदी में लिखे तो मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब उसी तरीके से 60 किलोमीटर प्रति घंटा को भी बदल लेंगे, किस में? मीटर प्रति सेकंड में। तो इसको ही बदलने के लिए क्या करेंगे? 60 गुने 1000 बट्टा नीचे 60 गुने 60, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2 तिया 6 और 2 30, तो 30 पंचे कितना हो गया? 150/9 मीटर प्रति सेकंड, या फिर हिंदी में लिखें तो मीटर प्रति सेकंड। इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो अब देखिए हमने किलोमीटर प्रति घंटा को किस में बदल लिया? मीटर प्रति सेकंड में बदल लिया। अब यहां भी समय सेकंड में, यहां भी समय सेकंड में, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम इसे सूत्र पे लगाएंगे। तो सूत्र पे लगाने के लिए क्या करेंगे? ए बराबर अंतिम वेग कितना आया? आप बोलेंगे सर 150/9 मीटर प्रति सेकंड, माइनस प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग कितना है? 100/9 मीटर प्रति सेकंड, बट्टा कुल समय। कुल समय कितना लग गया? 5 सेकंड। तो अब बताइए 150/9 माइनस 100/9 कितना होगा? 150 में से 100, 50/9/5। अब इसको कैसे करते हैं? ये 9 नीचे चला जाता है तो 50/9 गुने 5, 9 पचे 45, काट दीजिए, 5 दाहिन 50, यानी कि 10/9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हो गया त्वरण। तो आप लोगों को समझ में आ गया? वीडियो पॉज करके इसको वापस एक बार देख सकते हैं और एक बार वापस से नोट कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत? अंतिम वेग दिया हुआ है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी प्रारंभिक वेग दिया हुआ है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और अंतिम वेग दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। समय दिया हुआ है 5 सेकंड। त्वरण के सूत्र पे बैठाने से पहले हम लोग क्या किए? किलोमीटर प्रति घंटा को किस में बदल लिए? मीटर प्रति सेकंड में। क्यों बदल लिए मीटर प्रति सेकंड में? क्योंकि समय किस में दिया हुआ है? सेकंड में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर से एक सवाल आ गया, सवाल वही है, पुराना वाला ही है। अब देखिए त्वरण का प्रकार, त्वरण कितने प्रकार का होता है, तो ये समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, ठीक है। चलिए मान के चलिए आप दो दोस्त हैं, आप हैं, आपका नाम है चिंटू और आपका दोस्त है जिसका नाम है पिंटू। क्या नाम है? पिंटू। एक चिंटू, दूसरा पिंटू, तीसरा होता तो मिंटू। अब देखिए आपका गति बताते हैं, ठीक है। आपका शुरू में जो गति था वो था, आप रुके हुए थे तो आपका गति कितना था? आप रुके होंगे तो आपका गति कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर हम रुके थे, मेरा गति था 0 मीटर प्रति सेकंड। तो 0 मीटर प्रति सेकंड क्या है? आपका प्रारंभिक वेग। अब आप चलना शुरू किए, चलना शुरू किए, चलने के बाद कुछ देर बाद आपका जो गति है वो हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड। तो 20 मीटर प्रति सेकंड क्या हो गया आपका? ये 0 मीटर प्रति सेकंड आपका क्या है? u, और 20 मीटर प्रति सेकंड क्या हो गया आपका? v, मतलब अंतिम वेग। कितने देर में हुआ? तो ये सब काम हुआ 10 सेकंड में। कितने देर में हुआ ये सब काम? तो ये काम हुआ 10 सेकंड में, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। पिंटू के बारे में थोड़ा बताइए। अब पिंटू एकदम कहीं से दौड़ते हुए आ रहा था, पिंटू कहीं से दौड़ते हुए आ रहा था। इसका जो गति है वो इस वक्त था 10 मीटर प्रति सेकंड। कितना था? जब हमने देखा तो 10 मीटर प्रति सेकंड इसका गति था, मतलब ये है इसका प्रारंभिक वेग। फिर कुछ देर बाद हम इसको देख रहे हैं 2 सेकंड के बाद। कितने सेकंड के बाद? 2 सेकंड के बाद हम देख रहे हैं
कि इसका जो गति है वो हो गया है 8 मीटर प्रति सेकंड। कितना हो गया है? 8 मीटर प्रति सेकंड। तो ये 8 मीटर प्रति सेकंड क्या हो गया इसका अंतिम वेग। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब आप मुझे त्वरण बताइए, आपका त्वरण, चिंटू का त्वरण कितना है और पिंटू का त्वरण कितना है। तो हम चिंटू का त्वरण निकालने के लिए क्या करेंगे? त्वरण यानी कि ए, त्वरण को किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से। तो ए बराबर v माइनस यू बटा टी। v यानी कि अंतिम वेग कितना है? 20 माइनस u प्रारंभिक वेग कितना है? 0 बटा टी यानी कि समय कितना है? 10 सेकंड। तो त्वरण कितना आया? 20 बटा 10 यानी कि 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये है चिंटू यानी कि आपका त्वरण। चलिए पिंटू का त्वरण ज्ञात करते हैं। त्वरण बराबर ए v माइनस यू बाई टी। इसका अंतिम वेग कितना है? 8। प्रारंभिक वेग कितना है? आप बोलेंगे सर 10 बटा समय कितना है? 2। 8 में से 10 गया, माइनस 2 बट्टा 2 यानी कि माइनस 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब आपको कुछ समझ में आया? आपका जो त्वरण है वो कैसा है? तो आप बोलेंगे सर मेरा जो त्वरण है वो तो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो आपका त्वरण जो है वो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, यानी कि धनात्मक है। आपका त्वरण कैसा है? धनात्मक। लेकिन पिंटू का त्वरण कैसा है? -1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और -1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मतलब ऋणात्मक। अब आप बोलेंगे सर ऋणात्मक का मतलब क्या हुआ? माइनस लग गया, इसका मतलब क्या हुआ? तो माइनस का मतलब हुआ कि पिंटू का जो त्वरण लग रहा है वो गति के विपरीत लग रहा है। पिंटू दौड़ तो इधर रहा है लेकिन त्वरण विपरीत दिशा में लग रहा है। तो अगर त्वरण गति के विपरीत दिशा में लगता है तो आप क्या देख रहे हैं? सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि गति घटती है। गति घटती है, 10 मीटर पर सेकंड से घट के कितना हो गया? 8 मीटर पर सेकंड। तो गति घटती है और साथ में त्वरण गति के किधर लगता है? विपरीत दिशा में लगता है। आपका त्वरण धनात्मक है, इसका मतलब क्या है? आप जिधर गति कर रहे हैं आपका त्वरण भी उधर ही लग रहा है। जिधर गति कर रहे हैं त्वरण भी उधर ही लग रहा है। तो त्वरण कैसा होगा? तो त्वरण धनात्मक होगा। जिधर गति कर रहे हैं त्वरण उसके विपरीत लग रहा है तो त्वरण कैसा होगा? त्वरण ऋणात्मक होगा। तो धनात्मक और ऋणात्मक समझ में आया? जब त्वरण धनात्मक लगेगा तो गति में वृद्धि होगी। देखिए गति बढ़ रहा है आपका, 0 मीटर पर सेकंड से कितना हो गया? 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर त्वरण विपरीत दिशा में लग रहा है, त्वरण ऋणात्मक है, तो गति में घटती है। 10 मीटर पर सेकंड से घट के कितना हो गया? 8 मीटर पर सेकंड। आप बोलेंगे सर कुछ उदाहरण के साथ समझाइए। तो जब गाड़ी चलना प्रारंभ करती है, बाइक पे बैठे और दिए एकदम एस्केलेटर, तो जब आप बाइक पे चलना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपका स्पीड बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? जब मोटरसाइकिल गति प्रारंभ करती है, जब कोई भी वाहन, मोटरसाइकिल हो, कार हो, जब ये गति प्रारंभ करती है तो इसका गति बढ़ता है। गति बढ़ता है मतलब इसका त्वरण कैसा है? धनात्मक है। तो जब कोई भी वाहन चलना प्रारंभ करती है तो इसका त्वरण कैसा होता है? धनात्मक होता है। लेकिन जब कोई भी वाहन, चलती हुई वाहन रुकने लगती है, ब्रेक लगा दिया, अब गाड़ी आ गया नानी गांव, अब मोटरसाइकिल पे ब्रेक लगेगा। तो जब गाड़ी पे ब्रेक लगता है, जब गाड़ी रुकना शुरू कर देती है धीरे 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 धीरे, तो जब गाड़ी पे ब्रेक लगता है, जब गाड़ी रुकना शुरू कर देती है तो त्वरण कैसा लगता है? ऋणात्मक, यानी कि विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत? तो अब आप देख रहे हैं कि त्वरण दो तरह का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। देख लिया? तो धनात्मक क्या होता है? जब किसी वस्तु का वेग वस्तु की गति की दिशा में समय के साथ बढ़ रहा हो। अगर किसी वस्तु का जो वेग है, स्पीड है, वो बढ़ रहा है समय के साथ गति के दिशा में, जिधर वस्तु गति कर रही है उसी दिशा में वेग बढ़ रहा है, तो इसका मतलब त्वरण कैसा है? धनात्मक है। और त्वरण का कौन सा दिशा होता है? तो त्वरण का वही दिशा होता है जो वस्तु का दिशा होता है। ठीक है। और त्वरण धनात्मक कब होता है? तो त्वरण धनात्मक होता है जब त्वरण का दिशा वही होता है जो दिशा वस्तु का होता है। जिस दिशा में वस्तु गति कर रहा है उसी दिशा में अगर त्वरण लगे तो त्वरण कैसा होगा? धनात्मक होगा। जैसे कि आपका त्वरण था कुछ पिछले वाले उदाहरण में।
जब कोई वेग उसी दिशा में समय के साथ बढ़ता हो, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है उसी दिशा में वेग भी बढ़ रहा है, तो त्वरण कैसा है? धनात्मक है। कोई वस्तु अगर विराम अवस्था से चलना शुरू करती है, रुकी हुई है, अब चलना शुरू की, तो त्वरण कैसा होगा? धनात्मक होगा। और त्वरण धनात्मक कब होगा? जब अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से बड़ा होता है। अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से बड़ा है तो त्वरण कैसा होगा? धनात्मक। तो त्वरण धनात्मक कब होगा? जब अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से बड़ा हो, जब त्वरण उसी दिशा में लगे जिस दिशा में गति हो रहा हो, जब कोई वस्तु रुकी हुई से गति करना प्रारंभ करे। इन सब परिस्थितियों में त्वरण कैसा होता है? धनात्मक। और बताइए त्वरण ऋणात्मक कब होगा? तो त्वरण ऋणात्मक तब होगा जब कोई वस्तु का वेग समय के साथ उस गति वस्तु की गति के विपरीत दिशा में कम होने लगता है। समय तो बढ़ रहा है लेकिन उस वस्तु का वेग घट रहा है। याद कीजिए आपका दोस्त, पुराने उदाहरण में आपका जो दोस्त था पिंटू, उसका वेग घट रहा था, 10 से 8 हो गया। तो जब किसी वस्तु का वेग समय के साथ वस्तु के गति के विपरीत दिशा में कम हो रहा है, घट रहा है, 10 से घटकर 8 हो गया, तो इस प्रकार के त्वरण को ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। और ऋणात्मक त्वरण को हम मंदन भी कहते हैं। मंदन, डी एक्सेलरेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डी एक्सेलरेशन और हिंदी में इसको बोलते हैं मंदन। अगर गति घट रहा है तो इसे मंदन कहते हैं। अच्छा, ये कब होगा? जब त्वरण की दिशा वस्तु के गति के विपरीत दिशा में हो। वस्तु गति तो इधर कर रही है और त्वरण विपरीत दिशा में लग रहा है, तो त्वरण कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। जब वेग समय के साथ कम हो रहा है, जब वस्तु का जो वेग है वो समय के साथ घट रहा है, पहले 10 था, घट करके 8 हो गया, घट करके 7 हो गया, तो जब समय के साथ वेग घट रहा है तो ऋणात्मक होगा। जब वस्तु विराम अवस्था की ओर जा रही है, कोई वस्तु चल रही है, अब वो रुकने की ओर है, अब धीरे धीरे वो विराम अवस्था की ओर जा रही है, रुक रही है, ब्रेक लग रहा है उस पे, तो अब इस वक्त त्वरण कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। जब अंतिम वेग आरंभिक वेग से कम हो, जो अंतिम वेग है वो प्रारंभिक वेग से क्या होगा? कम होगा, मतलब अंतिम वेग ज्यादा और प्रारंभिक वेग कम, तो इस परिस्थिति में भी त्वरण क्या होगा? इन सारी परिस्थितियों में त्वरण क्या होगा? ऋणात्मक। मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा त्वरण ऋणात्मक और धनात्मक कब होता है। धनात्मक त्वरण का मतलब है कि वस्तु जिस दिशा में गति कर रही है त्वरण उसी दिशा में लग रहा है। और ऋणात्मक त्वरण का मतलब है कि वस्तु का जो गति है वो जिस दिशा में हो रहा है त्वरण उसके विपरीत लग रहा है, तो त्वरण ऋणात्मक होगा। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया। अब आप बताइए, आप घर से निकले नानी गांव के लिए, चलना शुरू किए मोटरसाइकिल पे, तो जब आप घर से निकले, प्रारंभ किए, विराम अवस्था से गति की ओर जाए, तब आपका त्वरण कैसा? धनात्मक। अब आप चल रहे हैं, नानी गांव आ गया, अब आप ब्रेक लिए, अब आपका जो वाहन है, मोटरसाइकिल है, वो गति से किधर जा रही है? विराम अवस्था की ओर जा रही है। तो नानी गांव आते ही जब आप मोटरसाइकिल रोक रहे हैं तो आपका त्वरण कैसा हो गया? ऋणात्मक हो गया। और घर से चलते वक्त त्वरण कैसा था? धनात्मक। आपकी गति बढ़ रही थी, आप विराम अवस्था से गति की ओर जा रहे थे, और नानी गांव आते ही गति से विराम अवस्था की ओर आ रहे हैं, तो नानी गांव आते ही त्वरण ऋणात्मक हो गया और अपने गांव से चलते वक्त त्वरण धनात्मक था। ठीक है। अब एक समान त्वरण और असमान त्वरण, अब इसको भी एक उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, उदाहरण आपको यहीं दिखाते हैं। देखिए, उदाहरण के लिए फिर से आपको और आपके दोस्त को बुलाते हैं। आपका 2 दोस्त, एक का नाम गोलू और एक का नाम भोलू। का नाम गोलू, एक का नाम भोलू। ठीक है, अब आप मुझे बताइएगा। देखिए, इस सवाल में एकदम बने रहना है। एक है गोलू, एक है भोलू, एक है, ये क्या है? ये कौन है? गोलू। और ये कौन है? भोलू। कोई भालू नहीं बोलेगा, भोलू। कौन है? भोलू। ये दोनों चलना शुरू करता है। ठीक है, गोलू के देखिए, गोलू जो है वो जब चलना शुरू किया तो इसका गति था 0 मीटर पर सेकंड, मतलब ये विराम अवस्था में है, ये भी अभी विराम अवस्था में है, 0 मीटर प्रति सेकंड। बहुत बढ़िया।
1 सेकंड के बाद, कितने सेकंड, चलिए 2 सेकंड कर देते हैं। 2 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद गोलू का जो गति है वो बढ़ करके हो गया 4 मीटर प्रति सेकंड। कितना हो गया? 4 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। अगले 2 सेकंड के बाद गोलू का स्पीड बढ़ करके हो गया 8 मीटर प्रति सेकंड। कितना हो गया? 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। अगले 2 सेकंड के बाद गोलू का स्पीड हो गया 12 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। तो ये तो गोलू का कहानी है। चलिए थोड़ा सा भोलू का कहानी देख लेते हैं। 2 सेकंड के बाद भोलू का जो स्पीड था, भोलू का जो गति था वो हो गया 6 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। अगले 2 सेकंड के बाद भोलू का स्पीड हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड। और अगले 2 सेकंड के बाद भोलू का स्पीड हो गया 12 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। तो ये तो हो गया उदाहरण, ये हो गया उदाहरण। इधर गोलू को अलग कर देते हैं, उधर भोलू को अलग कर देते हैं, कहीं लड़ाई ना कर ले, तो दोनों को अलग अलग कर दिए। चलिए अब देखते हैं, दोनों का त्वरण निकालते हैं अलग अलग जगह पे। अभी शुरू में जब 0 से 4 मीटर प्रति सेकंड था, जब पहला 2 सेकंड में त्वरण कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर त्वरण बराबर अंतिम वेग घटा प्रारंभिक वेग। तो अंतिम वेग यहाँ कितना है इतने देर के लिए? तो इतने देर के लिए अंतिम वेग कितना है? 4 मीटर प्रति सेकंड, माइनस प्रारंभिक वेग कितना है? 0 मीटर प्रति सेकंड, बट्टा समय कितना है? 2। 4 में से 0 गया 2, तो काटेंगे तो कितना आएगा? त्वरण आया 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये त्वरण है। ठीक है। अब यहां भी त्वरण ज्ञात कर लें। अगर इस 2 सेकंड में हम त्वरण ज्ञात करें तो देखिए यहां अंतिम वेग कितना हो जाएगा? 8 मीटर प्रति सेकंड, और प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा? 4 मीटर प्रति सेकंड। तो यहां कितना त्वरण आएगा? यहां त्वरण आएगा a बराबर 8 में से 4 बट्टा कितने देर में हुआ है? तो आप बोलेंगे सर 25। 25 नहीं है, ये 2 सेकंड है। तो 2 सेकंड में 8 में से 4 गया, 4 बट्टा 2 यानी कि 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया। त्वरण अभी भी कितना है? 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए अगले 2 सेकंड में देखते हैं। अगले 2 सेकंड में 8 से 12 हो गया है, तो यहां भी त्वरण निकालते हैं। अंतिम वेग 12 माइनस प्रारंभिक वेग, इसके लिए क्या है? 8 है। आप बोलेंगे सर प्रारंभिक वेग तो 0 होगा। अरे वो तब होगा जब हम यात्रा को यहां से शुरू करें, जब हम त्वरण के लिए अंतिम वेग इसको माने। हमको बस यही 2 सेकंड के बीच में निकालना है। तो जब ये 2 सेकंड शुरू हुआ था तो 8 था, और 2 सेकंड के बाद 12 हो गया। तो इसके लिए ये अंतिम प्रारंभिक वेग और ये अंतिम वेग, 12 में से 8 बट्टा 2, 12 में से 8 गया 4 बट्टा 2, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया। चलिए थोड़ा सा भोलू को भी देख लेते हैं, है ना। किसको देख लेते हैं? भोलू को। अच्छा, भोलू का जो गति है वो 0 मीटर प्रति सेकंड से कितना हो गया? 6 मीटर प्रति सेकंड। कितने देर में? 2 सेकंड में। तो भोलू का त्वरण निकालते हैं। 6 माइनस 0 बट्टा 2 यानी कि 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये भोलू का पहला 2 सेकंड का त्वरण हो गया। अगले 2 सेकंड का त्वरण निकालते हैं, तो त्वरण बराबर 10 अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग 6 बट्टा 2, 10 में से 6 गया कितना? 4 बट्टा 2 यानी कि 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अगले 2 सेकंड के लिए त्वरण निकालते हैं, तो कितना हो गया? त्वरण बराबर 12 माइनस 10 बट्टा 2, 12 में से 10 गया 2 बट्टा 2 यानी कि 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अच्छा आप क्या देखें, कुछ अंतर समझ में आ रहा है? गोलू का जो त्वरण है वो हर वक्त कितना है? 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लेकिन भोलू का जो त्वरण है वो कितना है? 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक और बात, गति दोनों का बढ़ रहा है। पहले इसका गति था 4 मीटर पर सेकंड, फिर इसका गति था 8 मीटर पर सेकंड, फिर इसका गति था 12 मीटर पर सेकंड। मतलब गति बढ़ रहा है। भोलू का देखते हैं। भोलू का पहले गति 0, फिर 6 मीटर प्रति सेकंड, फिर 10 मीटर प्रति सेकंड, फिर 12 मीटर प्रति सेकंड।
मतलब भोलू का भी गति बढ़ रहा है। तो फिर अंतर क्या हो रहा है? गोलू का जो गति है वो एक समान दर से बढ़ रहा है, एक समान दर से बढ़ रहा है। तो इसका त्वरण हमेशा एक समान है, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लेकिन भोलू का जो गति है वो एक समान दर से नहीं बढ़ रहा है, कभी ज्यादा बढ़ रहा है, कभी कम बढ़ रहा है। तो भोलू का जो त्वरण है वो असमान है। तो अब आपको समझ में आया त्वरण एक समान और असमान कब होता है? अगर गति एक समान दर से बढ़ रहा है तो त्वरण कैसा होगा? एक समान। अगर गति असमान तरीके से बढ़ रहा है तो त्वरण कैसा होगा? असमान। तो गोलू का जो त्वरण है, गोलू का त्वरण हमेशा कितना है? 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। भोलू का जो त्वरण है वो 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, कभी 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, कभी 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। मतलब हम क्या देख रहे हैं कि गोलू का त्वरण एक समान है और भोलू का त्वरण असमान है। तो एक समान त्वरण किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु का वेग समान समय अंतराल में समान त्वरण उत्पन्न कर रहा है, मतलब त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, समान समय में समान समय अंतराल में समान त्वरण। आप देख रहे थे हर 2 सेकंड में त्वरण कितना था, तो आप बोलेंगे सर हर 2 सेकंड में गोलू का त्वरण कितना था? 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। समान समय अंतराल में समान त्वरण, समान समय अंतराल 2 सेकंड और उसमें समान त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लेकिन भोलू का त्वरण कितना था? तो कभी भोलू का त्वरण 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर था, कभी 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर था, कभी 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर था। तो भोलू का त्वरण कैसा हो गया? भोलू का त्वरण हो गया भोलू का त्वरण हो गया असमान त्वरण। जब किसी वस्तु का वेग समान समय अंतराल में असमान त्वरण उत्पन्न कर रही है। समय अंतराल तो 2 सेकंड का था, लेकिन कभी त्वरण हो रहा था 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, कभी 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अब आपको एक समान त्वरण समझ में आया, एक समान त्वरण और असमान त्वरण। एक समान त्वरण का मतलब हो गया कि जब वस्तु का त्वरण बदलता नहीं है, जब वस्तु का त्वरण एक ही रहता है, तो इसे कहते हैं एक समान त्वरण। और जब वस्तु का त्वरण बदलते रहता है तो इसको बोलते हैं असमान त्वरण। तो अब चलिए थोड़ा सा और दोनों में अंतर जान लेते हैं। ये तो बेसिक अंतर हो गया, और कुछ अंतर जानते हैं। एक समान त्वरण, एक समान त्वरण जब किसी वस्तु का वेग समान समय अंतराल में समान त्वरण उत्पन्न कर रही है। समान समय अंतराल का मतलब हो गया कि समय का अंतराल जो है वो एक समान होना चाहिए। 2 सेकंड है तो हर बार 2 ही सेकंड पर हम निकालेंगे। त्वरण हर बार कितने सेकंड पे निकालेंगे? 2 ही सेकंड पर निकालेंगे। तो समान समय अंतराल में अगर समान त्वरण उत्पन्न हो रहा है तो एक समान त्वरण। और अगर कोई वस्तु एक समान त्वरण से गति कर रही है तो इसको बोलते हैं एक समान त्वरित गति। एक समान त्वरित गति। जब किसी वस्तु की गति एक समान त्वरण उत्पन्न कर रहा हो तो इस गति को एक समान त्वरित गति कहते हैं। और एक समान त्वरित गति का कुछ उदाहरण बताइए। अगर कोई चिकना सतह है, उस पर कोई गेंद लुढ़क रहा है, तो वो कैसे गति करेगी? एक समान त्वरित गति करेगी। एक समान त्वरित गति करेगी मतलब उसका जो त्वरण है वो एक समान रहेगा, उसके त्वरण में कोई बदलाव नहीं आएगा। उसी तरीके से अगर कोई वस्तु मुक्त रूप से गिर रही है, कोई वस्तु मुक्त रूप से गिर रही है ऊपर से नीचे, तो जब कोई वस्तु मुक्त रूप से गिर रही थी तो उसका गति कैसा था? एक समान त्वरित गति था। एक समान त्वरित गति का मतलब क्या हुआ कि उसका जो त्वरण था, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से गिर रही थी तो उसका त्वरण एक समान था, उसके त्वरण में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, ये सब किसका उदाहरण हो गया? एक समान त्वरण। वहीं पे अगर कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान त्वरण उत्पन्न कर रही है, कि भाई समय अंतराल तो वही था हर 2 सेकंड, लेकिन कभी त्वरण 1 मीटर प्रति सेकंड हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, और कभी त्वरण 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो रहा है। तो अगर समान समय अंतराल में असमान त्वरण उत्पन्न हो रहा है तो इसको बोलते हैं असमान त्वरण। और अगर कोई वस्तु असमान त्वरण से गति कर रही है तो इस गति को बोलते हैं असमान त्वरित गति। क्या कहते हैं? असमान त्वरित गति। इसका उदाहरण हो गया एक कार रेस में दौड़ती हुई कार। आप कभी कार रेस देखे हैं? फॉर्मूला 1 जो रेस होता है,
तो ये जो रेस होता है कार रेस, इसमें रास्ता सीधा है तो एकदम उड़ा देगा, और जैसे ही टर्निंग आया, घुमाव आया, तो फिर ब्रेक लेकर के घुमाएगा। तो कभी तेज कभी धीरे, कभी तेज कभी धीरे। तो ये कैसा गति है? असमान त्वरित गति है। कभी त्वरण ज्यादा है तो गति तेजी से बढ़ रहा है, और कभी त्वरण कम है तो गति धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया असमान त्वरित गति। विभिन्न चाल से चलती हुई वाहन की गति। आप जा रहे हैं दोस्त के यहाँ मोटरसाइकिल पे, भोज है दोस्त के यहाँ, जन्मदिन का भोज दे रहा है, और रास्ते घर से निकले, रास्ता खाली था, एकदम उड़ा दिए, त्वरण ज़्यादा है। अब फिर बाजार आ गया, फिर गाड़ी धीरे हो गया, त्वरण कम हो गया। तो कभी त्वरण ज़्यादा कभी त्वरण कम, कभी एक्सेलरेटर ज़्यादा कभी एक्सेलरेटर कम। तो ये कैसा गति हो गया? असमान त्वरित गति। तो ये सब कुछ उदाहरण है। चलिए, अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो है गति का ग्राफीय प्रदर्शन। किसी भी गति को ग्राफ में कैसे हम लोग दर्शाते हैं, ग्राफीय प्रदर्शन। अच्छा, हम आपको बताए थे कि आपको ना ग्राफ के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है ना, ग्राफ के बारे में। अब ग्राफ आप गणित में पढ़े होंगे कि ग्राफ क्या होता है, ग्राफ कैसा होता है, कुछ इस तरीके से ग्राफ बनाते हैं। चलिए, तो अब हम आपको थोड़ा सा ग्राफ के बारे में बताते हैं। ग्राफ हम लोग क्या करते हैं? ग्राफ में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, तो हमें किसी भी दो राशि के बीच में ग्राफ बनाना है। किसी भी दो राशि के बीच में क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। जैसे मान के चलिए एक वस्तु है, ये गति कर रही है, और हमको बताना है कि कितने देर में कितना दूरी गति कर रही है। जैसे मान के चलिए ये वस्तु चलना शुरू की, 0 सेकेंड, ठीक है। अब 2 सेकेंड के बाद ये वस्तु जो है वो अपने मूल बिंदु से, जहां से चलना शुरू की, उस मूल बिंदु से 4 मीटर दूर है। कितना मीटर दूर है? 4 मीटर। कितना मीटर दूर है? 4 मीटर, ठीक है। अगले 2 सेकेंड के बाद ये अपने मूल बिंदु से 8 मीटर दूर है। कितना मीटर दूर है? 8 मीटर दूर है। अगले 2 सेकेंड के बाद ये अपने मूल बिंदु से 12 मीटर दूर है। कितना दूर है? 12 मीटर। अब हम आपको बोले कि इस वस्तु का दूरी समय ग्राफ बनाओ, मतलब दूरी और समय के बीच में ग्राफ। किसके बीच में? दूरी और समय। तो अब आप मुझे बताइए, जब आप गणित में ग्राफ बनाते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले 2 रेखा लेते हैं। लेते हैं कि नहीं लेते हैं? दोनों रेखा एक दूसरे के साथ कितना कोण बनाती है? 90 डिग्री। ये जो रेखा है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। फिर हम लोग एक्स एक्सिस पे क्या करेंगे ना, एक एक्सिस पे समय को दिखाएंगे और एक एक्सिस पे दूरी को दर्शाएंगे। अब हम एक्स एक्सिस पे समय को दर्शाते हैं, ठीक है। तो समय को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको विभिन्न विभिन्न अंतरालों में भाग बांट लेते हैं। देखिए, अगर ग्राफ आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो जो गणित के सर आप लोगों को ग्राफ पढ़ाए हैं, एक बार पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि ग्राफ हम लोग को गणित में बनाना सिखाया जाता है। फिर भी हम आपको थोड़ा बहुत यहाँ बता दे रहे हैं ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो आप देख रहे हैं हर 2 सेकंड का बात है, तो ये पहला 2 सेकंड, 2 सेकंड के बाद ये कितने देर का बात है? 4 सेकंड का। ये कितने देर का बात है? 6 सेकंड का। तो अब हम क्या करते हैं ना, एक्स एक्सिस को बांट लेते हैं। तो 2-2 सेकंड में बांट लें, तो निश्चित दूरी पर इसको कर दिए 2 सेकंड। अब इतने ही दूरी पर इसको कर दिए 4 सेकंड। इतने ही दूरी पर इसको कर दिए 6 सेकंड, ठीक है। उसी तरीके से ये हो गया समय का एक्सिस, और इसको बोल देते हैं दूरी का एक्सिस, ठीक है। अब दूरी को भी निश्चित समय अंतराल में बांट लेते हैं। तो दूरी को भी कैसे बांटेंगे? आप देख रहे हैं कि 4 मीटर, 8 मीटर, 12 मीटर कैसे बदल रहा है? 4-4 पे बदल रहा है। तो हम भी इसको 4-4 पे बांट लेते हैं। ये 4, 8, 12 निश्चित दूरी पर स्केल से यूज करेंगे, पटरी का उपयोग करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, अब बिंदु बनाते हैं। पहले 2 सेकंड में कितना मीटर? 4 मीटर। तो 2 सेकंड से ऐसे बनाए, और फिर 4 सेकंड से ऐसे बनाए। यहां मिल गया, ये हो गया गोला, पहला बिंदु बन गया।
जब 4 सेकंड हो रहा था तब वस्तु का दूरी कितना था? 8 मीटर। तो 4 सेकंड पे कितना मीटर? 8 मीटर। ये दूसरा गोला। जब 6 सेकंड हुआ तब वस्तु का दूरी कितना था? 6 सेकंड पे वस्तु का दूरी 12 मीटर। यहां अब सारे बिंदुओं को एक स्केल से मिला देते हैं, सीधी रेखा। तो ये हो गया दूरी समय ग्राफ इस वस्तु का। ये वस्तु जिस चाल से चल रहा है उस चाल का ये क्या हो गया? दूरी समय ग्राफ। तो इसी तरीके से दूरी समय, गति समय, अलग अलग तरह का ग्राफ बनता है। तो इस ग्राफ में हम लोग किसके किसके बीच ग्राफ बनाए हैं? वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी और वस्तु के द्वारा लिया गया समय, इन दोनों का ग्राफीय प्रदर्शन हुआ है। किसका किसका ग्राफीय प्रदर्शन हुआ है? वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी और वस्तु के द्वारा लिया गया समय, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, इसके बीच का ये ग्राफीय प्रदर्शन है जो हम यहां पे बनाए हैं। समझ में आया कि नहीं आया ग्राफ कैसे बनाते हैं? अब चलिए, अब हम लोग देखेंगे कि अगर कोई वस्तु अलग अलग तरीके से गति कर रही है तो उसका ग्राफ कैसा होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है, प्रैक्टिस करना है, बार बार इसका प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले गति का ग्राफीय प्रदर्शन, और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं दूरी समय ग्राफ। कौन सा ग्राफ? दूरी समय ग्राफ। सबसे पहले अभी हम लोग कौन सा ग्राफ पढ़ रहे हैं? दूरी समय ग्राफ। और दूरी समय ग्राफ में भी कौन सा ग्राफ पढ़ रहे हैं? अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वो ग्राफ, दूरी समय ग्राफ। सबसे पहला ये ग्राफ है। अब आपको जो ये ग्राफ दिख रही है ना, ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है एक समान चाल का। एक समान चाल। जब वस्तु का चाल एक समान होता है, जब वस्तु एक फिक्स स्पीड पर गति कर रहा है, जब वस्तु के गति में परिवर्तन नहीं होता है, वस्तु सीधी गति कर रही है, कोई परिवर्तन नहीं है। 20 मीटर पर सेकंड पे गाड़ी चल रहा है तो एकदम 20 मीटर प्रति सेकंड पे चल रहा है, गति में कोई परिवर्तन नहीं है। तो अगर वस्तु के गति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, वस्तु एक समान चाल या एक समान वेग से चल रहा है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, सीधी रेखा जो कहां से पास कर रही है? ओरिजिन से। इसको ओरिजिन बोलते हैं, ओ मूल बिंदु, ओरिजिन। ओरिजिन से पास करती हुई सीधी रेखा। तो जब आपको, अच्छा ये जो ग्राफ है ये किसके किसके बीच में है? तो ये समय, टी यानी कि समय, और एस यानी कि दूरी। तो ये किसके किसके बीच में है? दूरी और समय के बीच में है। और दूरी और समय के बीच की ये सीधी रेखा क्या प्रदर्शित कर रही है? तो यह प्रदर्शित कर रही है कि यहां पे वस्तु जो है वो एक समान चाल से चल रहा है। और अगर हमको निकालना हो कि भाई गति कैसे निकालेंगे, तो हम लोग मान के चलिए इस समय पे इतना, मान के चलिए ये अगर समय ले लिए t1, तो इस पे वस्तु का दूरी कितना था? s1। अगर दूसरा समय ले लिए t2, तो वस्तु का दूरी कितना है? s2। अब चाल बराबर क्या होता है? वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बट्टा समय। तो विस्थापन कितना हो? s2 माइनस s1। s2 घटे s1 बट्टा t2 घटे t1। तो ये s2 माइनस s1 ये हो गया विस्थापन, और t2 माइनस t1 ये हो गया समय। तो विस्थापन बट्टा समय यही क्या हो जाता है? वेग यानी कि वेलोसिटी, जिसको v से प्रदर्शित करते हैं। तो अब आपको ये वाला ग्राफ समझ में आ गया। अब अगर आपको इस तरीके का कोई ग्राफ दिखे, इस तरीके का कोई दूरी समय ग्राफ दिखे, कैसा ग्राफ? अगर कोई दूरी समय ग्राफ, अगर कोई दूरी और समय के बीच का ग्राफ ऐसे सीधी रेखा में दिखे, मतलब आप समझ जाएंगे कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ क्या प्रदर्शित कर रही है? ये ग्राफ प्रदर्शित कर रही है कि वस्तु की चाल एक समान है। मतलब वस्तु के चाल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, वस्तु एक निश्चित चाल से चल रही है। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। अब ये दूसरा दूरी समय ग्राफ है, ये दूसरा दूरी समय ग्राफ है। ये दो, अगर कोई दूरी समय ग्राफ की ढाल वक्र की स्थिति में है, ये तो सीधी रेखा था, यहां पे कैसा था? सीधा रेखा। लेकिन अगर दूरी समय ग्राफ
वक्र रेखा है और ये ऊपर की ओर बढ़ रही है, इसका मतलब हुआ कि ये वस्तु त्वरित गति से है, चल रही है। वस्तु कैसे चल रही है? त्वरित गति। त्वरित गति मतलब इसका गति लगातार बढ़ रहा है, इसका गति लगातार बढ़ रहा है। यहां पे ये जो ग्राफ है ये किसके किसके बीच का है? दूरी और समय के बीच का ग्राफ है। एस टी, एस मतलब दूरी, टी मतलब समय। तो ये दूरी और समय के बीच का ग्राफ है। और अगर ये ग्राफ सीधी रेखा नहीं वक्र रेखा है और ये वक्र रेखा ऊपर की ओर बढ़ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि इस वस्तु का गति लगातार बढ़ रहा है, इस वस्तु का गति लगातार बढ़ रहा है। यह त्वरित गति में है। कौन से गति में है? त्वरित गति में है। याद कीजिए पुराना उदाहरण, गोलू भोलू, तो गोलू त्वरित गति, गति लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, इस तरीके से अगर कोई दूरी समय ग्राफ वक्र रेखा में है और ढाल जो है वो लगातार घट रहा है, ढाल लगातार घट रहा है, देख रहे हैं ढाल लगातार घट रहा है। तो अगर ढाल जो है वो लगातार घट रहा है और ये वक्र रेखा है, इसका मतलब वस्तु जो है वो मंदन गति कर रही है। मंदन गति का मतलब हुआ कि यहाँ पे जो त्वरण है वो ऋणात्मक है। कैसा है? ऋणात्मक, निगेटिव। त्वरण कैसा है? ऋणात्मक, मतलब गति घट रहा है। भोलू का गति घट रहा था। समझ में आया? तो अब आपको समझ में आ गया दूरी समय ग्राफ। तो दूरी समय ग्राफ से हम वस्तु की गति की पहचान कैसे करेंगे? तो अगर कोई दूरी समय ग्राफ सीधी रेखा है, अगर दूरी समय ग्राफ सीधी रेखा है, मतलब वस्तु कैसे चल रही है? एक समान चाल से चल रही है। वस्तु के गति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, वस्तु के स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर वस्तु का दूरी समय ग्राफ वक्र रेखा है और इसकी ढलान बढ़ रही है, वक्र रेखा है और इसका ढलान बढ़ रहा है, मतलब वस्तु त्वरित गति से चल रही है। कैसे चल रही है? त्वरित गति से चल रही है। और अगर दूरी समय ग्राफ वक्र रेखा है और ये लगातार ढलान घट रहा है, मतलब वस्तु का गति कैसा है? मंदन गति। तो अभी आपने टोटल 3 पढ़ा ग्राफ। पहला सीधी रेखा, अगर दूरी समय ग्राफ सीधी रेखा है मतलब वस्तु कैसे चल रहा है? एक समान चाल। अगर दूरी समय ग्राफ वक्र रेखा है और ये ऊपर की ओर बढ़ रही है, मतलब त्वरित गति, गति बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। और अगर ढलान नीचे की ओर है, मतलब गति घट रहा है, मंदन गति है। ठीक है। अगर दूरी समय ग्राफ सीधी रेखा है जो कि समय के समानांतर है, समय के समानांतर है, इसका मतलब वस्तु गति में नहीं है, वस्तु विराम अवस्था में है। वस्तु के गति में, वस्तु के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब वस्तु विराम अवस्था में है, रुकी हुई है, वस्तु रुकी हुई है। अगर दूरी समय ग्राफ सीधी रेखा समय के समानांतर, समय के समानांतर, तो मतलब वस्तु के गति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। देखिए S1 S2 दोनों तो वही है, दोनों दूरी एक ही है, तो S2 माइनस S1 कितना होगा? 0, और 0 बट्टा समय कितना होगा? 0। मतलब वस्तु का गति नहीं है, वस्तु का कोई वेग नहीं है, वस्तु रुकी हुई है, वस्तु रुकी हुई है। समझ में आया? क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं फिर आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो अभी आपने कितना दूरी समय ग्राफ कितना पढ़ा? तो सर हमने 4 तरह का दूरी समय ग्राफ पढ़ा। पहला, अगर दूरी समय ग्राफ सीधी रेखा है जो मूल बिंदु से पास कर रहा है, तो मतलब ये यहाँ पे वस्तु कैसे चल रहा है? एक समान चाल से चल रहा है। अगर दूरी समय ग्राफ वक्र रेखा है और इसका ढलान ऊपर की ओर है, मतलब वस्तु त्वरित गति से चल रही है, जिसका गति लगातार बढ़ रहा है, जिसका गति लगातार बढ़ रहा है। अगर दूरी समय ग्राफ, अगर दूरी समय ग्राफ वक्र रेखा है और इसका ढलान नीचे की ओर है, मतलब वस्तु मंदन गति से चल रही है, इसका स्पीड घट रहा है, इसका वेग घट रहा है। और अगर दूरी समय ग्राफ समय के समानांतर है, तो इसका मतलब वस्तु यहां पे रुका हुआ है, चल नहीं रहा है।
समझ में आया? तो चारों तरह का दूरी समय ग्राफ समझ में आया। अगर वस्तु एक समान चाल से चल रहा है तो सीधी रेखा जो मूल बिंदु से पास हो रही है। अगर गति बढ़ रहा है तो वक्र रेखा ढलान ऊपर की ओर। अगर कोई वस्तु का गति घट रहा है तो दूरी समय ग्राफ वक्र रेखा ढलान नीचे की ओर। अगर कोई वस्तु गति नहीं कर रही है, विराम अवस्था में है, तो दूरी समय ग्राफ समय के समानांतर। ठीक है, समझ में आया? अब दूरी समय ग्राफ तो सर पढ़ लिए, क्या और भी तरह का ग्राफ होता है? बिल्कुल। अब हम लोग पढ़ेंगे दूरी समय ग्राफ के बाद अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वेग समय ग्राफ। कौन सा ग्राफ? वेग समय। वेग समय मतलब v और t। अच्छा, पहले वाले ग्राफ में किसके किसके बीच ग्राफ बना रहे थे? दूरी और समय के बीच, दूरी और समय के बीच। अब किसके किसके बीच ग्राफ बनाएंगे? अब बनाएंगे वेग यानी कि वेलोसिटी और समय के बीच, वेलोसिटी और समय के बीच। अब इसका ग्राफ कैसा होता है सर? तो इसका ग्राफ भी अलग अलग तरीके का होता है। बिल्कुल, इसका ग्राफ भी अलग अलग तरीके का होता है। सुनिएगा ध्यान से, इसका ग्राफ कैसा होता है। अगर कोई वस्तु एक समान गति से चल रही है, मतलब इसके गति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, वस्तु एक समान गति से चल रही है, हर वक्त इसका गति एक जैसा है। समय बदला लेकिन गति अभी भी वही है, समय बदला लेकिन अभी भी गति वही है। तो अगर वस्तु एक समान गति से चल रही है तो इसका वेग समय ग्राफ यानी कि वीटी ग्राफ कैसा होगा? सीधी रेखा जो समय के समानांतर है, समय के समानांतर है। और इसका त्वरण कितना होगा? a बराबर v2 माइनस v1। v2 भी वही है, v1 भी वही है, यानी कि v2 माइनस 1 कितना? 0/t1। यानी कि एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण कितना होगा? यहाँ पे 0। त्वरण कितना होगा? 0। एक समान गति है तो त्वरण कितना होगा? 0। आप बोलेंगे सर ऐसा ही ग्राफ तो अभी हम कहीं और देखे थे। तो ऐसा ही ग्राफ आप देखे थे यहां, लेकिन इस ग्राफ, इसमें और इसमें अंतर क्या है? तो ये दूरी समय ग्राफ है। दूरी समय ग्राफ जहां पे वेग शून्य है, वस्तु रुका हुआ है। दूरी समय ग्राफ अगर इस तरीके से है, समय के समानांतर है, दूरी समय ग्राफ मतलब वस्तु रुका हुआ है। लेकिन अगर ये है वेग समय ग्राफ, वेग और समय के बीच में, अगर वेग और समय के बीच का ग्राफ समय के समानांतर है, इसका मतलब वस्तु गति कर रहा है और एक निश्चित एक समान गति कर रहा है। वस्तु का त्वरण शून्य है, 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो 2 ही मीटर पर सेकंड से चल रहा है, गति में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो ये दूरी समय ग्राफ है जहां पे वस्तु एक समान गति कर रहा है, वस्तु के गति में परिवर्तन नहीं आ रहा है, यानी कि त्वरण 0 है। और ये दूरी समय ग्राफ है जहां पे वस्तु रुका हुआ है। ठीक है, तो अलग अलग ग्राफ ये हमको पता करना है कि भाई ये ग्राफ किसके किसके बीच में है। ठीक है, ये भी पता करना बहुत जरूरी है कि ग्राफ किसके किसके बीच में। ये नहीं पता रहेगा तो फिर हम लोग समझ नहीं पाएंगे ग्राफ को अच्छे से। चलिए, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया एसटी ग्राफ। ठीक है, उसके बाद वेग समय ग्राफ। पहला वेग समय ग्राफ अगर समय के समानांतर है, अगर वेग समय ग्राफ समय के समानांतर है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ वस्तु एक समान दर से गति कर रही है, वस्तु की गति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब अगर वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ अगर सीधी रेखा है जो मूल बिंदु से पास कर रही है, सीधी रेखा जो मूल बिंदु से पास कर रही है, तो इसका अगर ये वेग समय ग्राफ है तो इसका मतलब वस्तु समान त्वरण से गति कर रही है। कैसे गति कर रही है? समान त्वरण। वस्तु के त्वरण में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। अगर वस्तु का त्वरण है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, अगर वस्तु का त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो वस्तु के त्वरण में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, वस्तु का त्वरण यही रहेगा। तो अगर ये वीटी ग्राफ है, असमान गति है, ये असमान गति क्या मतलब? गति में परिवर्तन हो रहा है, और गति में परिवर्तन अगर निश्चित समय अंतराल में समान दर से परिवर्तन हो रहा है मतलब एक समान त्वरण है। कैसा त्वरण है? एक समान है। तो ये असमान गति, क्यों असमान गति है ये पिछले वीडियो में बताए थे
क्योंकि गति में परिवर्तन हो रहा है। पहले 2 मीटर प्रति सेकंड था, अब 4 मीटर प्रति सेकंड हो गया है। तो ये तो बदल रहा है, गति तो बदल रहा है, लेकिन त्वरण में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। त्वरण अगर एक जैसा है, एक समान त्वरण है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। और ये किसके किसके बीच का ग्राफ है? तो ये वेग और समय के बीच का ग्राफ है। तो अगर वेग और समय के बीच का ग्राफ सीधी रेखा है जो मूल बिंदु से पास कर रहा है, तो इसका मतलब ये असमान गति है, लेकिन त्वरण एक समान है। ये गति कैसा है? असमान। गति कैसा है? असमान। लेकिन त्वरण कैसा है? समान। असमान गति में समान त्वरण। असमान गति क्यों? क्योंकि गति में परिवर्तन हो रहा है। ये समान त्वरण क्यों? क्योंकि त्वरण में परिवर्तन नहीं हो रहा है, त्वरण फिक्स है, एस्केलेटर फिक्स है, एस्केलरेशन फिक्स है। आप बोलेंगे सर ऐसा ही ग्राफ तो हम और भी कहीं देखे हैं। बिल्कुल देखे हैं। ये किसके बीच का था? दूरी समय के बीच का। ये किसके बीच का था? दूरी और समय के बीच। और ये किसके बीच है? ये है वेग और समय के बीच। वहां दूरी और समय है और यहां वेग और समय है। अगर दूरी और समय में ऐसा ग्राफ बन रहा है, मतलब वस्तु एक समान गति कर रही है, वस्तु के स्पीड में, वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर वेग समय ग्राफ सीधी रेखा है जो मूल बिंदु से पास हो रहा है, इसका मतलब वस्तु के गति में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन एक समान दर से हो रहा है। वस्तु का त्वरण एक समान है। ठीक है। अगर वस्तु का त्वरण असमान है और बढ़ रहा है, अगर वस्तु का त्वरण असमान है लेकिन बढ़ रहा है, कभी एक्सेलरेटर ज्यादा, कभी एक्सेलरेटर कम, कभी एक्सेलरेटर ज्यादा, मतलब गति तो बढ़ ही रहा है, त्वरण भी बढ़ रहा है, और लेकिन असमान दर से बढ़ रहा है। कभी त्वरण बढ़ रहा है, कभी त्वरण घट रहा है। कभी खाली रोड है तो दिए एक्सेलरेटर, तेजी से भागने लगा गाड़ी। अब बाजार आ गया तो एक्सेलरेटर छोड़े, गाड़ी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इसको बोलते हैं असमान त्वरित गति। असमान त्वरित गति मतलब यहां अलग अलग जगह अलग अलग त्वरण होगा। कभी त्वरण A1, A2, A3 अलग अलग त्वरण होगा। और अगर त्वरण एक समान होगा तो फिर वेग और समय के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा? सीधी रेखा। समझ में आया? क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? उसी तरीके से अगला ग्राफ है समान मंदन गति। मंदन गति मतलब अगर कोई वस्तु का गति घट रहा है, लेकिन एक समान दर से घट रहा है, एक समान दर से घट रहा है, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। एक समान दर से घट रहा है, हर जगह A1, A2 सब बराबर है, सब क्या है? बराबर है। मतलब वस्तु का गति घट रहा है तो मतलब ऋणात्मक त्वरण, और गति घट रहा है मतलब ऋणात्मक त्वरण। ऋणात्मक त्वरण का मतलब हुआ मंदन गति, और मंदन गति कैसा है? एक समान। त्वरण में कोई बदलाव नहीं। अगर -2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो यही रहेगा, त्वरण में कोई बदलाव नहीं आएगा। गति घटेगा, 10 मीटर पर सेकंड है, घट करके 8 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, गति घट रहा है, लेकिन त्वरण फिक्स है, त्वरण में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। और ये ग्राफ किसके किसके बीच में है? वेग और समय के बीच में। किसके किसके बीच में ग्राफ है? वेग और समय के बीच में। ठीक है। तो अगर वेग और समय के बीच का ग्राफ ऐसे ढलान, सीधी रेखा ढलान की ओर है, तो मतलब वस्तु मंदन गति से चल रहा है। वस्तु का गति कैसा है? मंदन गति। और वहीं पे अगर कोई वस्तु ढलान ऊपर नीचे है, इसका मतलब गति तो घट ही रहा है, साथ में त्वरण भी घट बढ़ रहा है। कभी -2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया त्वरण, और कभी त्वरण हो गया -1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मतलब गति घट ही रहा है, साथ में त्वरण भी घट रहा है। त्वरण भी एक समान नहीं है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है। इसका मतलब हुआ ये वो मंदन गति है जिसमें त्वरण भी असमान है, इसीलिए इसको बोलते हैं असमान मंदन गति। क्या बोलते हैं? असमान मंदन गति। और ये ग्राफ भी किसके किसके बीच है? वेग और समय के बीच में। तो अब आपको पता चल गया अलग अलग तरह का ग्राफ। तो हमने 2 तरह का ग्राफ पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कौन सा ग्राफ? सबसे पहले हमने पढ़ा दूरी और समय के बीच का ग्राफ।
सबसे पहले हमने किसके किसके बीच का ग्राफ पढ़ा? दूरी और समय के बीच का। तो दूरी और समय के बीच का ग्राफ, अगर सीधी रेखा मतलब वस्तु एक समान चाल से, अगर वक्र और ऊपर की ओर मतलब वस्तु त्वरित गति से चल रही है, गति बढ़ रहा है, त्वरण भी बढ़ रहा है। अगर सीधी रेखा वक्र रेखा ढलान की ओर मतलब गति घट रहा है, त्वरण भी घट रहा है। उसी तरीके से अगर दूरी समय समय के समानांतर है, इसका मतलब हुआ कि वस्तु जो है वो रुकी हुई है, वस्तु चल नहीं रही है। उसके बाद हमने पढ़ा था वेग और समय के बीच का ग्राफ, और अगर वेग और समय के बीच का ग्राफ समय के समानांतर है, इसका मतलब हुआ वस्तु एक समान चाल से चल रही है। त्वरण कितना है? 0। वस्तु का कोई त्वरण नहीं है, त्वरण 0 है। अगर वेग समय ग्राफ सीधी रेखा है जो ओरिजिन से भाग रहा है, इसका मतलब वस्तु का त्वरण कैसा है? समान, एक समान त्वरण से चल रही है, वस्तु के त्वरण में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। अगर वेग समय ग्राफ ऊपर नीचे है, इसका मतलब वस्तु का त्वरण भी बदल रहा है और गति भी बदल रहा है, गति बढ़ रहा है और त्वरण बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। अगर दूरी समय ग्राफ ढलान की ओर है, सीधी रेखा ढलान की तरफ, इसका मतलब वस्तु मंदन गति से चल रही है। कैसे चल रही है? मंदन गति कर रही है। और अगर ये उभर खाबर है, इसका मतलब वस्तु का जो मंदन है वो बढ़ रहा है, घट रहा है, उसमें भी परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, एक मुख्य बहुत ही महत्वपूर्ण बात सुनिएगा। अगर दूरी समय ग्राफ है, अगर ग्राफ कैसा है? दूरी समय ग्राफ, तो दूरी समय ग्राफ में जो क्षेत्रफल होता है, किन्हीं भी दो समय अंतराल के बीच का जो क्षेत्रफल है, वो क्षेत्रफल हमको क्या बताता है? वो क्षेत्रफल हमको बताता है विस्थापन। क्या बताता है? जैसे ये दूरी समय ग्राफ है, तो दूरी समय ग्राफ में दो समय अंतरालों के बीच का क्षेत्रफल, एक समय अंतराल ये है और एक समय अंतराल ये है, इसके बीच का ये जो भी क्षेत्रफल है, इसको जब आप निकालिएगा तो यही हमको बताएगा वस्तु के द्वारा इन समय अंतरालों के बीच में विस्थापन। क्या? विस्थापन। तो अब इसको कैसे निकालेंगे? पहले ये स्क्वायर इसका क्षेत्रफल, फिर ये ट्राइंगल इसका क्षेत्रफल, अलग अलग तरीके से निकालते हैं। इससे हम लोग कुछ सवाल भी करेंगे अगले क्लास में। तो अभी आपको समझ में आ गया, दूरी समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है वो हमको क्या बताता है? विस्थापन। क्या बताता है? विस्थापन। दूरी समय ग्राफ का क्षेत्रफल हमें क्या बताता है? विस्थापन बताता है। ठीक है, और क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे तो हम लोग देख लेंगे। स्क्वायर बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, और उस तरीके से हम लोग क्या निकाल देंगे? उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, और जो क्षेत्रफल का मान होगा वही हो गया विस्थापन। वही क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा। तो अब आप लोग को ग्राफ समझ में आ गया। एक बार फिर से अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को फिर से पीछे करके देखिएगा। ठीक है, ग्राफ बहुत ही महत्वपूर्ण है, और फिर अगले कक्षा में हम लोग बहुत सारा सवाल करेंगे। ठीक है, और अगले कक्षा में हो सकता है तो आपका अध्याय खत्म हो जाए। तो तब तक के लिए खाइए पीजिए, मस्त रहिए, खेलते रहिए और कूदते भी रहिए। समझ में आया? क्योंकि शारीरिक रूप से भी मजबूत होना चाहिए आपको। शारीरिक रूप से देखिए, ये नहीं कि सिर्फ पढ़ते ही रहें, शारीरिक रूप से भी हमें मजबूत होना पड़ेगा। एक कहावत है कि पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे सा भुजदंड अब है। मतलब मांसपेशियां एकदम पत्थर जैसा होना चाहिए, है ना, सॉलिड एकदम। पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे सा भुजदंड अब है, और नस नस में हो लहर आग की, तभी जवानी पाती जाए। नस नस में हो लहर आग की, तभी जवानी पाती जाए। पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे सा भुजदंड अब है, नस नस में हो लहर आग की, तभी जवानी पाती जय, तभी जवानी जय पाती है। तो इसी के साथ मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।